नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारतीय राजव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। आपको यहाँ पर आपको 260 से अधिक इंपॉर्टेंट वन लाइनर मिलने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और आज हम जो सब्जेक्ट कवर करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिना वक्त गवाए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है और हम निरंतर आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाकर लाते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो शुरू करते हैं हम भारत के संवैधानिक विकास से। यह शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। यानी कि कंपनी चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार अभी तक अपना बनाए रखी थी। कब तक? चार्टर एक्ट 1813 तक। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और लॉर्ड विलियम वेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण में ले लिया। जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1858 और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और इसने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की। फिर बात करेंगे कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग 250 प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये पूरा आपका संवैधानिक विकास था। बहुत ही संक्षिप्त में आपने इसको देख लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, संविधान सभा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। तो जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। इनका काफी योगदान रहा भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने में। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जिसकी वजह से 22 जुलाई को झंडा दिवस या राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने का श्रेय प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा को जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की समितियों से जुड़ी हुई। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले विषय की तरफ, वो है संविधान के स्रोत। संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो संसदीय शासन प्रणाली है भारत में और जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श रूस के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले भाग की तरफ, जिसका नाम है प्रस्तावना, भाग 1 और भाग 2। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको आत्मा कहा है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 2 से उन राज्यों का प्रवेश हो सकता है जो भारत के अंग नहीं है वर्तमान में, उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद जो वर्तमान राज्य हैं उनमें उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनसे नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5(11) में नागरिकता का वर्णन मिलता है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, ऐसा अनुच्छेद 11 में वर्णित है। नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार नागरिकता के प्रावधान किए गए। नागरिकता को 3 तरीकों से समाप्त किया जा सकता है, एक परित्याग के द्वारा, दूसरा बर्खास्तगी के द्वारा, तीसरा वंचन के द्वारा। भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए पीआईओ कार्ड की शुरुआत 2002 में हुई थी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले भाग की तरफ, जिसका नाम है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 है। 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300A में है। ठीक है, अब ये एक कानूनी अधिकार है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। लेकिन 16 और 15 में कुछ संशोधन किए गए और उनके द्वारा जो आरक्षण है लागू किया गया। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आपके बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 में वर्णित है। संघ बनाने की शक्ति आपको मिलती है, विचार करने की शक्ति मिलती है, बोलने की शक्ति मिलती है, लेकिन तब तक जब तक आप किसी और की आजादी में विघ्न नहीं डालते। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A कहता है कि शिक्षा का अधिकार। 86वां संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम यानी कि बलात् श्रम का निषेध है, ये प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम का निषेध है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी इस पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इससे 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए होगा। देखिए, बोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही शानदार तरीके से आपका पूरा भारत का संविधान रिवाइज हो जाएगा अगर आप अंत तक इसको देखते रहेंगे। तो हौसला बनाकर रखिए और शानदार तरीके से सुनते रहिए। डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। 36 में आपके राज्य की परिभाषा है और वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि कोर्ट जाकर आप इनको लागू नहीं करवा सकते हैं। सरकार जब अपनी सुविधा में होगी तब वो नागरिकों को इनको प्रदान करेगी। उद्देश्य यह है। अनुच्छेद 39A कहता है कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी
बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार-बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 45 की अगर बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 ए कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़े गए हैं, किसमें? डीपीएसपी में। अब हम बढ़ेंगे मूल कर्तव्य की तरफ। यह हमारा 8वां भाग है, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इन्हें सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना शामिल है। अब हम बढ़ेंगे राष्ट्रपति की तरफ। एक महत्वपूर्ण खंड है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में वर्णित है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के भीतर भरना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 67 के तहत। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अन्य समय में वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और जितने भी वेतन भत्ते मिलते हैं उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, तब तक जब तक वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य ना कर रहा हो। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले भाग की तरफ, जिसका नाम है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ होता है अगर किसी मंत्री के प्रति खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी सरकार ही गिर जाएगी। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति एक महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, जो भारत सरकार का वकील होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अब हम बात करेंगे संसद की। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, ऐसा अनुच्छेद 79 में वर्णित है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आप सभी को परिचय होगा इसका। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है अनुच्छेद 110 के तहत। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की कार्रवाई के लिए न्यूनतम कोरम कुल सदस्यों का 1/10 होता है, यानी कि जितने सदस्य हैं उसका कम से कम 1/10 सदन में मौजूद होने चाहिए, तभी कार्रवाई पूरी होगी या शुरू की जा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में वर्णित है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 100 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति द्वारा संसद सत्र को बुलाना, सत्रावसान और लोकसभा को भंग करना शामिल है। संसदीय समिति का उल्लेख अनुच्छेद 118 में है। प्रश्नकाल संसद की कार्रवाई के पहले घंटे को कहा जाता है।
संसद के शून्यकाल की अवधि 12 से 1 बजे तक होती है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसी प्रकार सभापति अपना त्यागपत्र जो उपसभापति होता है वो सभापति को देता है। ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन है, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन है, जिसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है, यानी कि देरी कर सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला हिस्सा जो है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक चीज जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो सब कुछ लेकर आया हूं, तो अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है, कई एग्जाम में पूछी गई है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष होती है। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होता है, यानी कि उसके जो फैसले हैं वो अभिलेख के रूप में कार्य करेंगे, एक नियम के रूप में कार्य करेंगे अन्य अदालतों के लिए, ठीक है, अन्य कार्यों के लिए। उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। न्यायिक सक्रियता के अवधारणा भारत में जनहित याचिका PIL से जुड़ी हुई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय भी एक अभिलेखीय न्यायालय है। अब हम बढ़ेंगे राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और यूटी की तरफ। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में वर्णित है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड को छोड़कर अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति कर सकता है, उसको क्षमा याचना दे सकता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल करता है। विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। कहीं कहीं पर भी अपवाद भी है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 हो सकती है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना का या समाप्ति का प्रावधान है। अब हम बात करेंगे पंचायती राज और नगर निकाय की। पंचायती राज का प्रावधान संविधान के भाग 9 में है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर निकायों से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसे भारत में लागू किया गया। पंचायतों को 11वीं अनुसूची और नगर निकायों को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायतों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के चुनाव का प्रावधान है और अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। अब हम बात करेंगे संवैधानिक निकायों की, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बॉडीज हैं, ऐसे आयोग हैं जो संविधान में वर्णित हैं। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है।
यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कैग यानी कि सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद अनुच्छेद 148 में वर्णित है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग भारत सरकार का मुख्य लेखा परीक्षक होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 ए में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 बी में है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। राज्यों के महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में वर्णित है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे गैर संवैधानिक निकायों की। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। इसे कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ था। अब हम बात करेंगे आपातकाल की यानी कि इमरजेंसी की। आपातकाल का प्रावधान संविधान के भाग 18 में है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है और भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे संविधान अनुसूचियों की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार यहां आपसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी लेकिन वर्तमान में 12 है। पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते से जुड़ी हुई है। तीसरी अनुसूची शपथ से जुड़ी हुई है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़ी हुई है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी हुई है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से जुड़ी हुई है। इसको हम एटीएम स्क्वायर से याद करते हैं। एटीएम में ए असम है, टी त्रिपुरा है और मिजोरम 2 बार है तो एम स्क्वायर, ठीक है। 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियां। 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। तो जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी, धीरे धीरे बढ़कर ये 22 हो गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार पहले संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून 52वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। 11वीं अनुसूची पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची नगर निकाय 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अब हम बढ़ते हैं संविधान संशोधन। तो देश में कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए और कुछ महत्वपूर्ण बाद हुए, उन सबको हम देखेंगे। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया। 86 संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21A से संबंधित है। 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी से संबंधित है। 103वां संशोधन जो है संविधान 2019 यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक आरक्षण की बात करता है। 104वां संविधान संशोधन 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया।
105वां संविधान संशोधन 2021 राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार देता है। अब हम बात करेंगे अन्य विविध महत्वपूर्ण तथ्यों की जो भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक मन लगाकर पूरी क्लास देखी होगी और वीडियो को लाइक कर लिया होगा। अगर नहीं लाइक किया है तो दिल लगाकर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे बेहतर क्लास आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इतने कम समय में इतनी ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, वो भी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से। तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, संसद में जो शून्यकाल होता है 0 आवर, वो दोपहर 12 बजे शुरू होता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 263 में है। अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है, अनुच्छेद 312 के तहत। तो नई कोई अखिल भारतीय राज्य सेवा बनानी हो तो उसका जो एकाधिकार है वो केवल राज्यसभा के पास है, अनुच्छेद 312। प्रथम भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। गोवा को 56वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो जो आजाद भारत का सुप्रीम कोर्ट था उसके एच जे कानिया थे, और 1773 के तहत जो बना था सुप्रीम कोर्ट उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था 2023 में आता है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करता है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पुडुचेरी को 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा भारत में शामिल किया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे को व्यापक बनाया। SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के बाद में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। संविधान का भाग 9 भी सहकारी समितियों का है। इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान का भाग 14A अधिकरण ट्रिब्यूनल्स 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर हेराल्ड जैकी कानिया थे। अनुच्छेद 343G पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। अनुच्छेद 343 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, जो नगर पालिकाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। अनुच्छेद 343ZD जिला योजना समिति के गठन से संबंधित है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाली समिति LM सिंघवी समिति थी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि 1 घंटे की होती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होता है। तो ये आपके 266 जो इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर्स थे, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे, उनको आपने कंप्लीट किया। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आपने निरंतर अंत तक क्लास देखी है। कमेंट करके जरूर अपना नाम लिखिएगा, अपने शहर का नाम लिखिएगा अगर आपने क्लास कंप्लीट की है। अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने भाई बहन के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए जिनके आने वाले समय में एग्जाम लगे हैं।
उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे, अपना एक लाइक देंगे, एक सब्सक्राइब देंगे और निरंतर हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।